हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिव्या। आइए स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर 12 एनिमल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, वाइश आइज को सब्सक्राइब कीजिए, वाइश कोर्सेज़ को भी सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारी नई वीडियोस आने वाली हैं और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इन वीडियोस को देखने से पहले आप ज़रूर जो फाउंडेशनल वीडियोस हैं, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं, उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिए ताकि आपको एक आइडिया लग जाए किस तरह से UPSC प्रिपरेशन में आगे बढ़ा जाए। आपको किसी भी तरह की गाइडेंस की ज़रूरत है, राइट, तो आप वाइश सर को कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये काफ़ी फैक्चुअल चैप्टर है। तो देखते हैं, मैमल्स क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो उन मैमल्स में सबसे पहले हम देखेंगे पिग्मी हॉक को। ये दुनिया का, इस विश्व का सबसे छोटा वाइल्ड पिग है, राइट। इसका वज़न कुछ 8 kg के बराबर है, राइट। और ये जो पूरा साल है एक नेस्ट बनाते रहता है, मतलब एक घोंसला बनाते रहता है। और ये मेनली इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये यूज़फुल इंडिकेटर है। इंडिकेटर मतलब कुछ दर्शाता है, कुछ चिन्हित करता है। क्या दर्शाता है, ये क्या इंडिकेट करता है? जो स्टेटस है, राइट, जो ग्रासलैंड्स हैं उनके हैबिटेट का स्टेटस ये इंडिकेट करता है। और ये जो ग्रासलैंड्स है जहाँ पे पिग्मी हॉक रखते हैं वो काफ़ी क्रुशियल है, राइट। इनके सर्वाइवल के लिए, इनके जीवित रहने के लिए, इनकी तादाद बनी रहे उसके लिए ये जो ग्रासलैंड्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ और भी कुछ इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं, राइट, जिन जैसे इंडियन राइनोसेरस, स्वॉर्म डियर, वाइल्ड बफेलो, हिस्पीडायर, बंगाल फ्लोरिकन एंड स्वॉर्म फ्रैंकलिन, राइट। तो इन सारे स्पीसीज़ के लिए भी जो ग्रासलैंड्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर बन जाता है, राइट। फिर अब देखते हैं 1996 में, ठीक है। तो जो इनका कैप्टिव ब्रीडिंग, इनके बारे में मैंने पहले बताया था कि ऐसे किया जाता है कि जिन इन्हें बंदी बनाकर रखा जाता है और इन्हें और ब्रीड किया जाता है, राइट, इनकी तादाद बढ़ाई जाती है। तो इसे इनिशिएट किया गया था आसाम में। और ये जो हॉग्स हैं, राइट, इन्हें सोनाई रुपाई एरिया में इन्हें फिर से रीइंट्रोड्यूस किया गया था। हैबिटेट जैसे यहाँ पे बताया गया है, रिलेटिवली अनडिस्टर्ब, जो तराई ग्रासलैंड्स है, ग्रासलैंड्स में पाए जाते हैं, तो तराई एरिया है वहाँ पे ज़्यादा ये पाए जाते हैं, राइट। और ये कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है। फॉर्मली द स्पीसीज वॉज मोर डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। तो ये जो हिमालयन जो सदर्न फुट हिल्स है हिमालय के, वहाँ पे एक्चुअली ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूटेड थे, राइट। बट अभी ये एक तरह से रेस्ट्रिक्ट हो चुके हैं, मतलब एक तरह से सिकुड़ते जा रहे हैं। मतलब ये अब उतनी तरह से फैले नहीं हुए, उतनी ज़्यादा जगह में नहीं फैले हुए हैं। और ये कुछ मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके आसपास और उसके जो बफर एरिया होता है उन्हीं रिजर्व्स में ये ज़्यादा अभी पाए जाते हैं। इनकी तादाद कम हो रही है, इसलिए इनके डिस्ट्रीब्यूशन भी कम हो रही है। तो ये जो पिग्मी हॉक होता है, पिग्मी हॉक सकिंग लॉस, तो ये एक तरह का, ये एक स्पीसीज़ है, राइट। ये भी एक पैरासाइट है, राइट। एक पैरासाइट होता है जो इन पिग्मी हॉक को ही मतलब उसी से पैरासाइट का आपको पता होगा, एक तरह का माइक पैथोजन बोल सकते हैं, राइट, जो कि दूसरी बॉडी के होस्ट की बॉडी में जाता है और उससे अपना खाना निकालता है। और जो जिस जिस होस्ट पे जाता है ये उसे डैमेज करने लग जाता है। तो इसी तरह का एक जो पैरासाइट है, एक पैथोजन है जो पिग्मी हॉक को ही खाता है, राइट। तो विथ पिग्मी हॉक्स, तो फिर राइट, तो जो उस पैरासाइट है उसकी तादाद भी कम हो जाएगी। अगर पिग्मी हॉक्स कम हो गए तो उसकी जो पैरासाइट है उसकी तादाद भी कम हो जाएगी। तो अब इसे खतरा किस चीज़ों से है, तो जो ग्रासलैंड्स हैं उनके गायब होने से वो इसका हैबिटेट लॉस हो जाएगा, उससे इसे खतरा है। बहुत ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग हो जाती है, राइट, ओवर ग्रेजिंग की एक प्रॉब्लम है, तो उससे भी इसे खतरा है। फिर जो ड्राई सीज़न में जो जंगल जल जाते हैं, राइट, फायर फॉरेस्ट जैसा होता है, ड्राई सीज़न में उत्तराखंड ये सब एरिया में ज़्यादा हो रहा है, राइट। तो ये भी एक इनको खतरा है। तो उस तरह से हमने देखा था कि कितना ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो रहा है, स्पेशली अमेज़न फॉरेस्ट फायर्स, ऑस्ट्रेलिया में भी फॉरेस्ट फायर, वैसे उत्तराखंड में भी काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट्स होते रहते हैं, राइट। तो फिर एफॉरेस्टेशन, ऑब्वियसली पेड़ काट दिए जाएंगे, ग्रासलैंड्स छिन जाएंगे, और हंटिंग, राइट। तो इस वजह से इन्हें काफ़ी ज़्यादा थ्रेट होता है। अब देखते हैं अंडमान वाइट टूथ श्रू, तो नाम से देखिए सफ़ेद दांत, राइट, श्रू। और फिर जेंकिंस अंडमान स्पाइनी श्रू, इसका दूसरा नाम है, राइट। और क्रोसीडूरा एंडमनीस, राइट। तो ये अंडमान में पाया जाता है, नाम से पता चल रहा है, अंडमान वाइट टूथ श्रू। तो ये देख लेते हैं, कुछ ऐसा दिखता है ये, राइट। और पिछले का आप देख सकते हैं इस तरह का कुछ दिखता है पिग्मी हॉग। तो अब देखते हैं अंडमान श्रू के बारे में, वाइट टूथ श्रू। तो
क्रॉसी क्रॉसीड्यूरा जेंकिंसी एंड निकोबार वाइट टेल श्रू, जो कि निकोबार का है। तो फिर ये अंडमान में ही, मतलब इसी एरिया में, एंडमिक नॉट अंडमान, एंडमिक मतलब किसी एरिया में ही पाए जाने को उसे एंडमिक कहते हैं, राइट। तो फिर ये सिर्फ इंडिया में पाया जाता है। ओके, तो निकोबार का भी अलग से और अंडमान का भी। और जो ये टॉयलेट, राइट, आप जानते हैं टॉयलेट, इस टाइम पे ही ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और इनके कुछ अलग तरह की जो इनके हैबिटेट्स की रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी अलग तरह की होती है, राइट। तो लीफ लिटर और रॉक क्रेविसेस आप जानते हैं, राइट, इस तरह से बन जाते हैं। तो वो क्रेविसेस में ज़्यादा पाए जाते हैं। पत्ते होते हैं, जो पत्ते गिर गिर जाते हैं, उनमें ये अपना मतलब हैबिटेट उसे बनाते हैं, राइट। फिर अंडमान, ये जो इसका नाम है अंडमान वाइट टूथ श्रू, तो ये मोस्टली माउंट हैरियट, जो कि साउथ अंडमान आइलैंड्स में है, वहाँ पाया जाता है। और ये जेंकिन अंडमान स्पाइनी श्रू है, वो राइट मेयो और माउंट हैरियट, जो कि वही सदर्न अंडमान में, वहाँ पे पाया जाता है, राइट। तो ये आइलैंड्स में मेनली पाया जाता है। तो निकोबार वाइट टेल्ड श्रू है, राइट, वो भी सदर्न टिप ऑफ ये जो ग्रेटर निकोबार आइलैंड है, राइट, वहाँ पे ये पाया जाता है, इस एरिया में, मतलब उसे रिकॉर्ड किया गया है। कैम्पबेल बे नेशनल पार्क और गैलेथी रिवर, जो कि अंडमान निकोबार में पाया जाता है, वहाँ पे, ठीक है। तो आप बस ये नाम याद रखिए, कैम्पबेल बे, ये नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क भी अलग से पूछ सकते हैं, कैम्पबेल बे नेशनल पार्क, और ये आई थिंक आया भी है, गैलेथी रिवर, राइट। तो इन जगह में ये पाया जाता है। तो इनको खतरा है हैबिटेट लॉस से, राइट। और नेचुरल डिज़ास्टर जैसे कि सुनामी हो गया बहुत, और वाटर में कुछ तरह के चेंजेस आ गए, उनसे होता है। फिर आप देखते हैं, अगर आपने मूवी देखी होगी तान्हाजी, तो आपने उसमें ये नाम सुना होगा, इस जगह का नाम कोंढाना, राइट। तो अब हम उस जगह की बात करेंगे। तो फिर आपने ये भी सुना होगा, जो आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, कि शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा जाता था, राइट, मतलब उसके ओपोनेंट्स कहते थे, ऐसा कुछ है, राइट। तो फिर इसलिए आप इस तरह से याद रख सकते हैं, इस तरह से रिलेट करके याद रख सकते हैं, कोंढाना रैट, राइट, मिलाडिया कोंढाना। तो ये ऑब्वियसली कहाँ पाया जाता है, कोंढाना का, महाराष्ट्र से, राइट। तो इट इज़ अ नॉक्टर्नल, तो ये मतलब रात को जो एक्टिव होते हैं, राइट। नॉक्टर्नल बरोइंग रोडेंट मैन में आपको होता है, जिसके सामने के दांत बड़े बड़े होते हैं, जैसे कि खरगोश, चूहे, राइट। तो एक रोडेंट है, इंडिया में ही सिर्फ पाया जाता है, और ये कभी कभी अपना नेस्ट, राइट, अपना घोंसला भी बनाता है। हैबिटेट देख लेते हैं, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये याद रखिए। उसके बाद नोन ओनली फ्रॉम द सिंहगढ़ प्लेटो, राइट। तो ये जो पुणे के पास सिंहगढ़ प्लेटो है, उसके पास ये पाया जाता है, राइट। कोंढाना से आप याद रखें, आप एक बार मैप में देख लीजिए, आपको कभी कन्फ्यूजन ही नहीं होगी फिर, राइट। तो फिर ये इसे अब ये पहाड़ी चूहा मैंने जैसे बताया था, इसलिए ये एलिवेशन में, यहाँ पे देखिए हाइट कितनी दी गई, सी लेवल से 1270 मीटर्स इतना ऊंचा होता है, वहाँ पे ये ज़्यादा पाए जाते हैं, राइट। तो इसे थ्रेट किस लिए से, ऑब्वियसली हैबिटेट लॉस, और ज़्यादा ओवर जो वहाँ के वेजिटेशन जो पाए जाते हैं, ऑलरेडी माउंटेन्स ये सब में वेजिटेशन कम होती है, उससे भी अगर चर लिया जाए, उसकी भी ग्रेजिंग हो जाए, तो इनके लिए और खाने के लिए खतरा होता है। और वहाँ पे जो टूरिज़्म और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती है, उनसे भी इन्हें खतरा पहुँचता है। तो कुछ इस तरह का दिखता है ये, राइट, पहाड़ी चूहा। अब आगे देखते हैं द लार्ज रॉक रैट और एल्वीरा रैट, राइट। तो यहाँ पे इसका नाम दिया, मतलब ये कॉमन नेम है एक तरह से। इन नाम में से आपको एक नाम भी याद रह जाए तो आपके लिए कितना आसान हो जाएगा, राइट। तो मेनली ये नाम रखिए, याद रखिए, और आप रिवाइज करते रहेंगे तो ये आपके लिए आसान बन जाएगा। तो ये जो मीडियम साइज़ के होते हैं नॉक्टर्नल, अगेन ये नॉक्टर्नल होते हैं, पर ये भी रोडेंट होते हैं, और सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं, एंडेमिक, राइट। ये आपको ये ध्यान रखने, कीवर्ड्स आपको पकड़ने हैं, ठीक है। हर चीज़ मैं मतलब बता तो सकती हूँ, लेकिन आपको मैं याद नहीं करवा सकती, उसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रोडेंट हो गए, एंडेमिक, इंडिया में सिर्फ पाए जाते हैं। वही ड्राई डेसिडुअस जो श्रब फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे, और मोस्टली रॉकी एरियाज़ में पाए जाते हैं, राइट। तो फिर ईस्टर्न घाट्स, जो तमिलनाडु के ईस्टर्न घाट्स हैं, वहाँ पे, और कुछ एलिवेशन यहाँ पे, उसका आधा एलिवेशन वहाँ पे 1270 था, उसका लगभग आधा 600 मीटर, तो ये इतनी सी लेवल से ऊपर पाया जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत एलिवेशन होना चाहिए, राइट, थोड़ा ऊंचाई में होता है। उसके बाद मेजर थ्रेट इसे भी है हैबिटेट लॉस से, फॉरेस्ट को जो फ्यूल वुड के कनेक्शन के लिए आप चेंज कर दिया जा रहा है, उससे इसे खतरा है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं
आगे बढ़ते हैं, नाम दफ़ा फ्लाइंग स्क्विरल, राइट। तो फ्लाइंग स्क्विरल्स के बारे में हमने काफ़ी बार पढ़ा है, और मैंने पिछले चैप्टर्स में आपको पढ़ाया था एक फ्लाइंग स्क्विरल के बारे में, नाम बताइए, राइट। वो भी इंडिया में ही पाया जाता है। तो अब देखते हैं नाम दफ़ा फ्लाइंग स्क्विरल के बारे में। यहाँ पे इसका नाम देखिए कितना मतलब टिपिकल है, मतलब क्या बोल सकते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बिस्वा बिस्वा मोयोप्टेरस बिस्वासी, राइट। तो अब बिस्वा बिस्वा याद रखिए, तो मे भी ये याद रहेगा, राइट। तो फिर राइट कुछ कोरिलेशन आप लगा के आप याद रख, बस याद रहना ज़रूरी है, राइट। तो अगर वो फ़नी भी हो तो आपको याद रहना चाहिए, राइट। तो फिर इट इज़ अ यूनिक, राइट। तो ये एक अलग तरह का, मतलब इसके जीनस, देखिए स्पीसीज़ होता है और एक जीनस होता है, तो फिर इसके जीनस में ये काफ़ी यूनिक है, एक अलग तरह का है, मतलब, राइट। तो ये फ्लाइंग स्क्विरल है, जो कि कहाँ रिस्ट्रिक्टेड, मतलब कहाँ, सिर्फ जो ये सिंगल वैली है नाम दफ़ा में, सिर्फ वहाँ पे पाया जाता है। नाम दफ़ा कहाँ पे है, राइट। यहाँ पे देखिए नाम दफ़ा नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अरुणाचल प्रदेश में, राइट। तो फिर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में है, नॉर्थ ईस्ट में है, तो इसका हैबिटेट कहाँ हो जाएगा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, राइट। और नामदफा टाइगर रिजर्व में इसका डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे मोस्टली पाया जाता है। इसे खतरा है हंटिंग, इसकी हंटिंग की जाती है, इसका शिकार किया जाता है। फिर आते हैं हम मालाबार सिवेट के बारे में। सिवेट मैंने बताया था एक बार आपको, किस चीज़ से कोरिलेट करना है, कॉफ़ी से, हमेशा इसका एक कनेक्शन है, ज़रूर देखेगा अगर आपके पास टाइम हो तो इसे वर्ल्ड का रेयरेस्ट मैमल कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो ये इंडिया में ही पाया जाता है, एंडेमिक टू इंडिया, मतलब इंडिया में ही पाया जाता है। और इसे सबसे पहले ट्रावनकोर, मतलब जो केरला में है वहाँ पे देखा गया था, वहाँ पे रिपोर्ट किया गया था। नॉकटर्नल है नेचर में, मतलब ये रात को एक्टिव होता है, और एक्सक्लूसिवली जो वेस्टर्न घाट्स है वहाँ पे पाया जाता है, राइट। सबसे ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी है हमारी कहाँ पे, वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है। तो फिर कहाँ पे इसके हैबिटेट देख लेते हैं। रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, हिल स्लोप्स होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं, और वुडेड प्लेन्स में। वेस्टर्न घाट से इसका डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे ये फैला हुआ है। इसे खतरा है डिफॉरेस्टेशन से, कमर्शियल प्लांटेशन से, राइट। तो ये कुछ ऐसा दिखता है सिवेट, मालाबार सिवेट। फिर हम आते हैं सुमात्रन राइनोसेरस पे, राइट। सो डाइसरो राइनस, राइट, सुमांत्रेसिस, इसका सुमांत्रेंसिस तो इसका नाम है, राइट। तो उसके बाद देखते हैं, तो मेन आपको तो याद रखना है ये जो कॉमन नेम है सुमात्रन राइनोसेरस। तो ये सबसे छोटा, राइट, जो बाकी जो 5 राइनोसेरस की स्पीसीज़ होती है उसमें से सबसे छोटा है, और मोस्ट एंडेंजर्ड है, राइट, इसे खतरा ज़्यादा है। फिर देखते हैं, राइट। तो फिर अभी तक ऐसा माना गया था कि ये जो इंडिया में है, ये इस जगह में एक तरह से एक्सटेंट हो जाए, विलुप्त हो चुका है। लेकिन हिमालयन फुट हिल्स में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसे फिर से देखा गया था, राइट, एक बार इसे देखा गया था। तो जावन राइनोसरस, राइट, यहाँ पे इसका एक और एक नाम दिया हुआ है। तो इसे एक्चुअली माना जाता है कि ये एक्सटेंट है, विलुप्त हो चुका है इंडिया में, लेकिन अभी भी कुछ एक स्मॉल नंबर है जो कि जावा और वियतनाम में पाए जाते हैं, राइट। तो ये उसका फ़ोटो है। अब आगे बढ़ते हैं, कश्मीर स्टैग, जिसे हंगुल भी कहते हैं, राइट, सर्वस एलेफस हंगुल। ये आपके यहाँ पे फ़ोटो यहाँ पे आप याद रखिए इससे। तो फिर जो रेड डियर होता है, तो ये माना गया है कि मतलब जो ये रेड डियर होते हैं, राइट, उसका ये एक सब स्पीसीज़ है, और ये इंडिया में पाया जाता है, नेटिव टू इंडिया है, राइट। तो इंडिया में ही पाया जाता है। हैबिटेट देख लेते हैं, जो डेंस रिवराइन फॉरेस्ट होते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिवर्स होते हैं और बहुत घने जंगल होते हैं, वहाँ पे पाया जाता है, राइट। और हाई हाई वैलीज़ हो गए, माउंटेन्स हो गए, जो कश्मीर वैली होती है, चंबा हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि उनका जोग्राफी कुछ मिलता जुलता है, राइट। तो वैली एरिया में ये सब पाया जाता है। नाम से पता चल रहा है आपको, कश्मीर स्टैग, राइट। फिर स्टेट एनिमल है ये J&K का, और इसे खतरा है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन से, ओवर ग्रेजिंग, जो उसके खाने के लिए जो वो होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो उसकी वो ज़्यादा लोग चर लेते हैं, आई मीन लोग, मतलब जो बाकी स्पीसीज़ हैं, और पोचिंग, शिकार से। आगे देखते हैं, कश्मीरी हंगुल हो गया। अब आते हैं हम मराइन मैमल्स पे, राइट, मैमल्स की हम बात कर रहे थे, तो मराइन मैमल्स पे आते हैं। तो फ्रेश वाटर डॉल्फिन हो गया, राइट। तो ये इसका हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे, इंडिया हो गया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, तो जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, राइट, वहाँ पे। तो ये स्पीसीज़ है, मतलब ये इनको दो सब स्पीसीज़ पे डिवाइड किया गया है, गैंजेस रिवर डॉल्फिन और इंडस रिवर डॉल्फिन। देखते हैं आगे। तो जो गैंजेस रिवर डॉल्फिन है, राइट, यहाँ ये कहाँ पे, ऑब्वियसली गंगा जहाँ पे होगा वहाँ पे, और ब्रह्मपुत्र रिवर्स है, उनके ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल में है, वहाँ पे पाए जाते हैं, राइट। तो
जो गैंजेस रिवर डॉल्फिन है उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया है, राइट, अपना रिकॉग्नाइज किया है। और फिर आते हैं इंडस डॉल्फिन रिवर। तो ये मोस्टली ये कहाँ पे पाया जाता होगा, इंडस रिवर में, जो कि पाकिस्तान में भी है, और उसके ट्रिब्यूटरीज में, जो कि ब्याज और सतलुज हैं, राइट। फिर आते हैं हर्बीवोरस मराइन एनिमल्स, राइट। तो जो हर्बीवोरस होते हैं उनको देखते हैं। तो उसमें आता है डुडोंग और मैनाटीज, राइट। तो ये ज़्यादातर स्वॉम्स, जो ये वाटर बॉडीज़ है, राइट, जो हमने जिनके बारे में हमने बहुत डिटेल में हमने पढ़ रखा है पहले से, स्वॉम्स, रिवर्स, एस्चुरीज, मराइन वेटलैंड्स हो गए, राइट, कोस्टल मराइन वाटर्स हो गए, वहाँ पे पाए जाते हैं। पहले हम देखते हैं डुडोंग के बारे में, डुगोंग सॉरी। तो ये काफ़ी एक तरह से बदसूरत सा दिखता है, राइट, इंसल्ट नहीं कर रही बट आपको याद रहे इसीलिए। तो इसे सी कॉप भी कहते हैं, और हमने कुछ पिछले चैप्टर्स में इसके बारे में पढ़ा भी था, राइट, तो आपको ये याद होना चाहिए। स्टेटस है इसका वल्नरेबल, राइट, थ्रेटिंग, इसे खतरा किस चीज़ से, हंटिंग से, मीट और ऑयल के लिए इसे शिकार किया जाता है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन से, फिश रिलेटेड जो फेटेलिटीज़ होती हैं, फिशिंग जब करते हैं तो फिर उससे इसे चोट लग जाती है, उससे भी ये मर जाते हैं। फिर हम आते हैं मैनाटीज़ में, ये भी इससे रिलेटेड ही है। तो करीबियन सी में ज़्यादातर पाया जाता है, गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गया है, अमेजॉन बेसिन और वेस्ट अफ्रीका, यहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है। कोस्टल डेवलपमेंट और रेड और हंटिंग से, राइट, उस इन सब चीज़ों से इसे खतरा है। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, राइट, मैमल्स में कुछ एक्सेप्शंस हैं जिन्हें हम देखेंगे। तो मैमल्स को ये कहा जाता है कि वो स्तनधारी हैं और वो अपने बच्चे पैदा करते हैं, वो अंडे नहीं देते। लेकिन मैमल्स में भी कुछ ऐसे मैमल्स हैं जो कि अंडे देते हैं, एग लेइंग मैमल्स जिन्हें कहते हैं। तो ये यूनिक फीचर है मोनोट्रेम्स, ये एक सब डिविज़न है मैमल्स का जो कि अंडे देते हैं, राइट। वो बच्चों को सीधा जन्म नहीं देते, वो अंडे देते हैं और उन अंडों से बच्चे निकलते हैं, राइट। तो ऐसे 5 लिविंग मोनोट्रेम हैं जो कि जिन्हें एग लेइंग मैमल्स भी कहते हैं। उनमें आता है डक बिल्ड प्लैटिपस, इसके और 4 स्पीसीज़ हैं, और स्पाइनी एंट ईटर्स जिसे एकिडना बोलते हैं, राइट। और ऑल ऑफ देम, ये जो सारे हैं इस तरह के जो एक्सेप्शनल मैमल्स हैं वो न्यू गिनिया और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, राइट। तो हम पहले पढ़ते हैं एकिडना के बारे में। तो इस तरह का दिखता है एकिडना। एकिडना जिसे स्पाइनी एंट ईटर भी बोलते हैं, राइट, इसके कांटों की वजह से इसे स्पाइनी कहा जाता है, और नाम से पता चल रहा है एंट खाता होगा, राइट। तो फिर ये मैंने जैसे पिछले स्लाइड में बताया, ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनिया में पाया जाता है। तो ये जो क्या है, अपने अंडों को एक पाउच में कैरी करते हैं, राइट, और वो जो फीमेल है उसके बेली मतलब उसके पेट में होता है। जैसे ही बच्चा निकलता है उस अंडे से वो डेवलप होने लगता है, एट विच पॉइंट द बेयरली डेवलप यंग मस्ट फाइंड अ मेमोरी ग्लैंड। और क्या होता है कि जब वो बच्चा निकलता है, राइट, उस अंडे से निकल के फिर सीधा अपने माँ के पास चले जाता है दूध पीने के लिए, राइट, और उसमें वो चिपक के रहता है, और उसी वहाँ पे चिपकने के बाद वो उसकी नरिशमेंट होने लग जाती है, वो उसी में ऐसे ही बड़ा होने लग जाता है। फिर हम आते हैं प्लैटिपस के बारे में, राइट। ये बहुत फेमस क्वेश्चन हुआ करता था सीबीएसई में, राइट, ऐसा मैमल जो कि एग लेइंग है। तो प्लैटिपस एक सेमी एक्वेटिक मैमल है, राइट, ये भी आपको याद रखना है। तो ये मोस्टली जैसे बताया था ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और तस्मानिया में भी पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कितनी पिक्चर क्यूट सी फ़ोटो है इसकी, राइट। तो यहाँ पे देखिए, तो ये जो प्लैटिपस है, राइट, जो इसमें फीमेल क्या होती है, यहाँ पे एक जो किसी किनारे का, किसी वाटर बॉडी है उसका बैंक या फिर कोई किनारा होता है, वहाँ पे जाती है, राइट, और वहाँ पे जहाँ पे ड्राई वेजिटेशन रखी होती है वहाँ पे अपना अंडा दे देती है ये, राइट। फिर जो मेल प्लैटिपस होता है उसके जहर में इतनी शक्ति होती है, मतलब इतना ज़्यादा जहरीला होता है जिससे कि छोटा कुत्ता भी मर सकता है, राइट। और उसे मतलब बहुत दर्दनाक मतलब उसे मौत आ सकती है। फिर हम आते हैं मार्सूपियल्स पे, राइट। तो मार्सूपियल्स आपको आई थिंक किसी जोग्राफी का मतलब कुछ आइडिया लग रहा होगा। तो मार्सूपियल्स होते हैं वो एक ग्रुप ऑफ मैमल्स होते हैं, राइट, वो मैमल्स का ही एक समूह होते हैं, एक ग्रुप होते हैं, थॉट एज पाउच्ड एनिमल्स, राइट। तो उनके पाउच होते हैं। एग्जाम्पल देखिए वॉलबी और कैंगरू। तो समझ में आ गया पाउच क्यों कहा जाता है। तो ये जो मार्सुपियल एनिमल मैमल्स होते हैं उनका कोई प्लेसेंटा नहीं होता, जो उनका प्लेसेंटा होता है वो बहुत छोटा होता, मतलब काफ़ी कम टाइम के लिए रहता है। जैसे ह्यूमंस का प्लेसेंटा होता है जो माँ से एक बच्चे के कनेक्शन होती है, जो पेट में जब बच्चा होता है, राइट, यहाँ पे अगर बेबी है तो यहाँ पे वो एम्बिलिकल कॉर्ड से एक प्लेसेंटा की तरफ जुड़ा होता है, और ये प्लेसेंटा माँ से पूरी तरह से जुड़ा होता है, राइट। तो ये जो प्लेसेंटा है
वो बहुत छोटे टाइम के लिए रहता है, काफ़ी कम टाइम के लिए रहता है और ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता है, राइट। वेरएज़ जो ह्यूमंस हो गए और बाकी जो मैमल्स की स्पीसीज़ होते हैं उनमें इस प्लेसेंटा का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, राइट। तो फिर बच्चे की नरिशमेंट में उस प्लेसेंटा का ज़्यादा रोल नहीं होता है। आपको बस इतना ये आइडिया रखना है कि प्लेसेंटा होता है वो कि छोटे टाइम के लिए होता है, काफ़ी कम टाइम के लिए होता है। तो फिर जब ये बच्चे होते हैं, जब उनका जन्म होता है, राइट, बहुत जब छोटे मतलब काफ़ी यंग होते हैं, पूरी तरह डेवलप नहीं होते, वो उनका जन्म हो जाता है। और ये जो एम्ब्रियोज़ हैं, हेल्पलेस एम्ब्रियो, वो क्या करते हैं, जो माँ के जो बर्थ कैनाल है उससे जाके फिर वो माँ के ऊपर अटैच हो जाते हैं, राइट। और फिर वहाँ पे उसके आगे जाके वो नरिशमेंट से बड़े हो जाते हैं। तो फिर वहाँ पे जाके अटैच होने के बाद वो वहाँ पे चिपक जाते हैं और फिर कुछ हफ्ते और महीनों तक वहीं पे रहते हैं। और फिर जो उनका जो जेस्टेशन पीरियड होता है, राइट, जेस्टेशन पीरियड मतलब जैसे ह्यूमंस और बाकी स्पीसीज़ में जेस्टेशन का पीरियड जब तक कि बच्चा पेट में है, गर्भ में है, उसके बाद वो डिलीवर होता है। तो उस जब तक वो बच्चा पेट में आता है, कंसेप्शन से लेकर डिलीवरी के पीरियड को जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, राइट। तो फिर ये जो जेस्टेशन का पीरियड है वो जो प्लेसेंटल एनिमल्स में ज़्यादा होता है, राइट, प्लेसेंटल मैमल्स जैसे कि ह्यूमंस हो गए, राइट। तो फिर जो इनका जो जेस्टेशन टाइम होता है वो कम होता है, इज़ टू हैव योक टाइप प्लेसेंटा, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल में है। तो मतलब ये कुल मिला के कह रहा है कि जो इनका जेस्टेशन पीरियड कम होता है, बाकी टाइम ये पेट में रहते हैं, मतलब जल्दी मतलब बड़े हो जाते हैं, मतलब जल्दी उनका बर्थ हो जाता है, उसके बाद फिर वो जाके माँ के पास चिपक जाते हैं और फिर वहाँ पे वो ग्रो करते रहते हैं। वैसे तो जो मार्सुपियल्स है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं उनका नाम है यहाँ पे दिखा दिया गया क्वेगा और मार्supial वोल्फ, जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, राइट। तो फिर ये जो प्लेसेंटल मैमल्स हैं जैसे कि ह्यूमंस, वो मतलब लाइव बच्चे को मतलब इस तरह से सीधा बच्चे को जन्म देते हैं, राइट, जो कि विच आर नरिश्ड बिफोर बर्थ, जो माँ के गर्भ में रहते हैं और वहीं पे उसकी नरिशमेंट होती रहती है, राइट। इसलिए 9 महीने तक बच्चा पलता है पेट में, राइट। तो फिर जो स्पेशल एम्ब्रियोनिक ऑर्गन होता है यूट्रस वॉल, वहाँ पे प्लेसेंटा होता है। मैंने बताया यहाँ पे जो माँ का गर्भ होता है उस गर्भ के जो वॉल होता है, राइट, दीवार में एक प्लेसेंटा होता है, वो इस तरह से चिपका हुआ होता है और वो एक नली के थ्रू, जिसे एम्ब्लिकल कॉर्ड कहते हैं, वो बच्चे से जुड़ा होता है, राइट। तो ये कनेक्शन है। बाकी फिर क्या होता है, जो प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं उनमें जो डेवलपमेंट होता है वो माँ के ब्लड सप्लाई से उसका होता रहता है, मतलब उससे उसका नरिशमेंट होता है और उस वजह से जो जेस्टेशन पीरियड है वो काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन जो इन मार्सुपियल्स है इन सब में ऐसा नहीं होता है, इसका उल्टा होता है। तो मार्सुपियल्स की लिस्ट यहाँ पे दी गई है, फिलेंजर्स, opossum जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, टस्मानियन डेविल्स, कोआला, कैंगरू, मार्सुपियल मोल जो कि 4 फुट का होता है, फिर वॉलबी, राइट, बैंडिकूट, वॉम्बैट, टस्मानियन वॉल्फ या फिर टाइगर और डेसियर। तो अब देखते हैं बर्ड्स जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो यहाँ पे ये नाम दिया हुआ है जर्डन कोर्सर। अब इस बर्ड के बारे में पढ़ते हैं, राइट। तो फिर ये एक नॉकटर्नल है, रात को ज़्यादा रात को ही एक्टिव होता है, इस टाइप का बर्ड है ये। नॉर्थ ईस्टर्न, राइट, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो आंध्र प्रदेश के, जो कि इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है वहाँ पे आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, राइट। तो ये इट इज़ अ फ्लैगशिप स्पीसीज़ फॉर एक्सट्रीमली थ्रेटन्ड स्क्रब जंगल। जो स्क्रब जंगल है वहाँ का एक तरह से फ्लैगशिप स्पीसीज़ है वहाँ का, राइट। तो ये जो स्पीसीज़ है विच आर वॉज कंसिडर टू बी एक्सटिंक्ट, इसे माना गया था कि ये विलुप्त हो चुका है, लेकिन इसे फिर से डिस्कवर किया गया था 1986 में, राइट। कहाँ पे किया गया था फिर से, श्रीलंकमेश्वर, लंकलमेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट। तो ऑब्वियसली कहाँ पे होगा सबको पता है। तो राइट वहाँ पे ये फिर से डिस्कवर किया गया था। तो ये मोस्टली देखिए स्क्रब जंगल्स, राइट, तो डिस्टर्ब स्क्रब जंगल्स है, वहाँ पे पाए जाते हैं, ओपन एरियाज़ में पाए जाते हैं, इसे मतलब जगह खाली खाली जगह चाहिए, राइट। तो ये मोस्टली आंध्र प्रदेश, ये एंडेमिक टू आंध्र प्रदेश है, राइट। फिर आगे देखते हैं, ये आंध्र प्रदेश में पाई जाता है। फिर आप आगे देखते हैं, हाँ, तो ये इसे खतरा किस चीज़ से है, जो स्क्रब जंगल्स हैं उसे खाली कर दिया जाता है उससे, तो इसका हैबिटेट लॉस होता है। और न्यू पैस्चर्स जो होते हैं, मतलब जो नए नए स्पीसीज़ आते हैं वो उनसे, और ड्राई ड्राई लैंड क्रॉप्स होती हैं, राइट, उनसे होता है। फिर इलीगली इन्हें बंदी बना लिया जाता है, ट्रैप किया जाता है।
और जो फॉरेन स्पीसीज़ हैं, फॉरेन ट्रीज़ हैं, राइट, जो बाहर से लाई जाती हैं, जो यहाँ की नेटिव नहीं है, एंडेमिक नहीं है, यहाँ की नेटिव नहीं है, ऐसे ऐसे पेड़ों को लाया जाता है, राइट। और जो रिवर कनाल्स बनाए जाते हैं उनसे इसे खतरा है। फिर हम आते हैं द फॉरेस्ट ऑवलेट। सो राइट, ऑवलेट मतलब उल्लू। तो फिर इट हैज़ बीन लॉस्ट फॉर मोर देन अ सेंचुरी। ये माना गया था कि ये कुछ 100 साल तक इसे नहीं देखा गया था। अब 113 साल के बाद इसे रीडिस्कवर किया गया है 1997 में, राइट। और इसे इंडियन लिस्ट की बर्ड्स में रखा गया है। हैबिटेट देख लेते हैं, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, राइट। तो कहाँ पे होगा ये इस तरह का फॉरेस्ट? साउथ मध्य प्रदेश, नॉर्थ वेस्ट महाराष्ट्र, राइट। तो जो सेंट्रल इंडिया के एरिया है और नॉर्थ सेंट्रल महाराष्ट्र, राइट। इसे खतरा है लॉगिंग ऑपरेशंस, बर्निंग ऑफ ट्रीज़, मतलब जो पेड़ों को काट काट के उसके तनों को, मतलब स्टेम्स को इस तरह से रखा जाता है, उनसे जो पेड़ों को काटा जाता है, डैमेज किया जाता है, उससे इसे बहुत खतरा है, या ये अपना घोंसला नहीं बना पाते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, वाइट बेलीड हेरॉन, ठीक है। तो फिर वाइट बेलीड का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, जिसका पेट सफ़ेद रंग का होगा, राइट। हेरॉन क्या होता है ये देख लेते हैं। ये देखिए, तो ये हेरॉन है, अब आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो फिर देखते हैं, ये तो काफ़ी रेयर बर्ड है, एक्सट्रीमली रेयर बर्ड है, राइट। इसके कुछ 5 से 6 साइट्स हैं इंडिया में, राइट। और फिर बाहर भी बताए गए हैं, जैसे कि असम, अरुणाचल प्रदेश और भूटान में 2 साइट्स हैं, और कुछ साइट्स म्यांमार में भी हैं। तो फिर कहाँ पाए जाते हैं? मोस्टली रिवर्स में, सैंड और ग्रेवल बार्स, मतलब जहाँ पे वाटर बॉडीज है, जहाँ पे नदियाँ होती हैं और जहाँ पे रेत होती है वहाँ पे, और इनलैंड लेक्स में, राइट। तो छोटी छोटी जो झीलें होती हैं वहाँ पे भी पाए जाते हैं। आसपास पूरा मिट्टी होता है, और यहाँ पे एक छोटी सी झील होगी, उसमें भी पाए जाते हैं, राइट। तो फिर बाद में देखते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे दिया गया था, भूटान हो गया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और बांग्लादेश, और कुछ और नॉर्थ म्यांमार, राइट। फिर अब इसे खतरा किसकी चीज़ है? लोलैंड जो फॉरेस्ट होते हैं उनसे, वेटलैंड्स थ्रू डायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिनका डायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है ह्यूमन डिस्टर्बेंस की वजह से, उसे इसे खतरा है। फिर हम आते हैं बंगाल फ्लोरिकन। बंगाल फ्लोरिकन क्या पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये रेयर बस्टर्ड स्पीसीज़ है, बस्टर्ड स्पीसीज़ में आता है, और रेयर है। इसका डांस है, जो मेटिंग डांस कहते हैं, उसके लिए काफ़ी फेमस है। तो ये जो टॉल ग्रासलैंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट, टॉल ग्रासलैंड्स आपको दिख रहे हैं, वहाँ पे पाया जाता है, राइट। तो ये मतलब इस तरह से होता है कि जो मेल होते हैं वो एडवर्टाइज करते हैं अपनी टेरिटरी को बाय स्प्रिंगिंग फ्रॉम द ग्राउंड एंड फ्लिटिंग इट टू एंड फॉर इन देयर। तो ये अपना एक तरह से इस तरह से डांस करते हैं और अपना टेरिटरी को एक तरह से बताते हैं कि ये मेरी जगह है। इसके लिए फेमस है बंगाल फ्लोरिकन, राइट। तो ग्रासलैंड्स में और ओकेजनली स्क्रबलैंड्स में भी पाए जाते हैं, लेकिन उतने ज़्यादा घनी मात्रा में नहीं होते हैं। फिर और देख लीजिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ और फैला हुआ है, और 3 कंट्रीज़ हैं जो दुनिया में और भी जहाँ पे पाया जाता है, राइट। एक तो इंडिया हो गया, फिर बाकी कंबोडिया और नेपाल। तो इंडिया में 3 स्टेट्स, मेनली उत्तर प्रदेश, असम और अरुणाचल प्रदेश में, राइट। तो ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश का ईस्टर्न पार्ट में ही होगा। थ्रेट, अब इसे खतरा किस चीज़ से? बर्ड्स ग्रासलैंड जो हैबिटेट होते हैं, राइट, ग्रासलैंड हैबिटेट को कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, उनको चेंज कर दिया जा रहा है एग्रीकल्चरल लैंड में, राइट। उससे इसे खतरा है, और जो उस वजह से इसके पॉपुलेशन में डिक्लाइन आ रहा है। फिर हम आते हैं हिमालयन क्वेल पे, राइट। आप इसे देख सकते हैं, हिमालयन क्वेल, इसे भी एक्सटेंट माना गया था, और इसके कोई ऐसे क्या कहते हैं रिलायबल रिकॉर्ड्स नहीं मिल रहे थे कि इसे देखा गया है, ऐसे कोई विश्वास करने लायक रिकॉर्ड्स नहीं मिल रहे थे, राइट। तो फिर इंटेंसिव सर्वे करवाए गए और इसे मतलब ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो गया था, राइट। और क्या है कि ये बहुत घने घने जो ग्रास हैबिट्स, मतलब ग्रासलैंड्स है, वहाँ पे पाया जाता है, राइट। और ऐसा कहा गया कि पॉसिबल है कि शायद ये नैनीताल में इसे 2003 में देखा गया था। तो टॉल ग्रास और स्क्रब्स ऑन हिल साइड, मतलब टॉल ग्रास जहाँ पे लंबी लंबी घास होती है, और स्क्रब होते हैं, वहाँ पे इसे पाया जाता है वैसे। और वेस्टर्न हिमालयाज़ में ये भी पाया जाता है, लेकिन कोई अभी ढंग का रिकॉर्ड नहीं है, रिलायबल सोर्स नहीं है। तो इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग की वजह से बहुत जब कॉलोनियल टाइम था, राइट, ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे भारत में, तो कॉलोनियल पीरियड में उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मोनोकल्चर किया था, जो फॉरेस्ट को डैमेज किया था, उस वजह से बायोडाइवर्सिटी पे भी काफ़ी बुरा असर पड़ा था। तो उससे क्या हुआ कि लोगों इनका घर छिन जाता है एक तरह से, राइट। तो उस वजह से फिर अब हम आते हैं नेक्स्ट स्पीसीज़ में, जिसका नाम है पिंक हेडेड डक। तो नाम से आपका पता चल रहा है, जिसका सर, ऐसे बतख जिसका सर पिंक कलर का है, राइट। तो फिर
इट हैज़ नॉट बीन कंक्लूसिवली रिकॉर्डेड इन इंडिया। तो इसे इंडिया में 1949 के बाद रिकॉर्ड नहीं किया गया था। तो जो मेल होते हैं उनका डीप पिंक हेड होता है, राइट, और विच मतलब इससे इसका नाम निकलता है, ऑब्वियस सी बात है। कहाँ पे मेनली पाए जाते हैं? ओवरग्रोन स्टिल वाटर पूल्स, ठीक है। तो जो वाटर पूल्स होते हैं जहाँ पे पानी ठहरा होता है, स्टिल वाटर मतलब एक पानी जहाँ पे ठहरा होता है वहाँ पे पूल्स में। फिर मार्शेस, स्वॉम्स और लोलैंड फॉरेस्ट होते हैं, और जहाँ पे लंबी लंबी टॉल ग्रासलैंड्स होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। इंडिया में, बांग्लादेश और म्यांमार में मोस्टली ये पाए जाते हैं, राइट। और मैक्सिमम जो रिकॉर्ड्स हैं, राइट, इसके जो अगर पुराने जो रिकॉर्ड्स मिलते हैं उसमें भी ये कहाँ पे रिकॉर्डेड थे? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाए जाते हैं। तो नाम से यहाँ पे देख लीजिए, पता चल ही रहा है इससे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मोस्टली पाए जाएंगे। और इसे खतरा, वेटलैंड डिग्रेडेशन, वेटलैंड को मतलब एक तरह से डिस्ट्रॉय किया जाता है, उसका सर्वनाश किया जा रहा है, तो उससे इसे खतरा था। उसका हैबिटेट उस तरह से छिन गया। और हंटिंग इसका मेन प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये एक तरह से अब दिख भी नहीं रहा है। फिर आते हैं हम सोशिएबल लैपिंग पर। तो ये जो है, ये जो सोशल लैपिंग है, राइट, ये एक तरह का बर्ड है। एक मिनट यहाँ पे देखिए, तो ये एक तरह का बर्ड है। ये क्या जो बर्ड है क्या करता है? विंटर में माइग्रेट करता है। विंटर में क्या है? माइग्रेट करता है इंडिया की तरफ। तो ये यहाँ का नहीं है एंडेमिक स्पीसीज ये, लेकिन माइग्रेट करके इंडिया आता है। तो दी स्पीसीज, ये जो स्पीसीज़ हैं इन्होंने सडन, इनकी जो पॉपुलेशन है तादाद में काफ़ी सडन चेंज आया है। बहुत जल्दी से इनकी जो तादाद है, जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी डिक्लाइन होने लगी। इस वजह से इसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड में रखा गया है, राइट। तो इसके हैबिटेट्स वैसे कहाँ पे हैं? स्क्रब डेजर्ट्स होते हैं और फैलो फील्ड्स होते हैं, वहाँ पे पाए जाते हैं, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन हम देख लेते हैं। सेंट्रल एशिया हो गया, एशिया माइनर, रशिया, इजिप्ट, इंडिया, पाकिस्तान, राइट। तो ये सिर्फ क्योंकि माइग्रेटरी बर्ड है तो इंडिया का एंडेमिक नहीं है, राइट। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इंडिया में जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है कहाँ पे? सिर्फ नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ में ये ज़्यादातर पाया जाता है, राइट। वहीं पे ये इसका पाया जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट से आप इसे कभी कंपेयर मत करिएगा, मतलब नॉर्थ ईस्ट में कभी नहीं पाया जाता है, राइट। फिर एरेबल लैंड, राइट, जहाँ पे पानी कम होता है, और मतलब आई एम सॉरी कि जो एरेबल लैंड है, राइट, जहाँ पे मतलब इतनी बारिश नहीं होती है, उसको अगर कन्वर्ट कर दिया जाए, राइट, उसकी वो जो इसका हैबिटेट है वो इधर बदल जाता है। इलीगल इसकी हंटिंग होती है, और आसपास जब इंसान आके बसने लग जाते हैं, उससे इसे खतरा होने लग जाता है, राइट। तो फिर इस लेक्चर को फ़िलहाल यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि आगे भी बहुत सारे स्पीसीज़ बचे हुए हैं। मैं उनको नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करती हूँ, राइट। तो बने रहिए और जुड़े रहिए वाई शायद से, और इन वीडियोस को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।